18 फिजिकल वालों का तो कल संडे बनेगा ना, तो मजे यार वैसे पूरे हफ्ते का रिवाइज हो जाता है। असल में अगर बंदा ये सोच के संडे गुजारे ना कि अगले मंडे को आईका का पेपर है, हर संडे ऐसा गुजरे, तो इतने ज्यादा संडे इकट्ठे हो जाते हैं घर में, इंग्लिश वाले इतने ज्यादा संडे इकट्ठे हो जाते हैं कि माशाल्लाह भाग लग जाए आपके। तो भाईजान संडे सीए में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, संडे सीए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज संडे को वेटेज दें, वो संडे को अच्छा, ये आपको पता है एक सफा वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होता है जिस पे लिखा होता है आज हमने क्या किया और क्या करना है। तो अभी सबसे पहले हम करेंगे आज यस्टरडे का होमवर्क डिस्कस करेंगे, यस्टरडे या टुमारो का होमवर्क, यस्टरडे का होमवर्क टुमारो आने वाली कल होती है, यस्टरडे गुजरा हुआ कल होता है। जिस दिन होमवर्क ना करें आप क्या सोचते हैं, देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, या ये सोचते हैं कि आइंदा जान चली जाएगी होमवर्क नहीं छोड़ेंगे? ओहो, कौन सा क्वेश्चन है? ओह नहीं, सही जा रहा था मैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था मैं। जी हजरात, लीज पेमेंट्स कितनी थी? 68656 और पीवी कितनी आई थी? 50,000। ओके, अब मोहतरम ये 91 का ईयर है, 91 का, ये 92 का, ये 93 का और ये 94 का। अब पहला सवाल मेरा ये है कि जनरल एंट्रीज तो बड़ी आसान है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। तो ये जनरल एंट्री जिस तरह बड़ी आसान है, और फिर इसी साल एक और एंट्री होगी, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इसी तरह ये वाली एंट्रीज होंगी, और इन सारी एंट्रीज करने के बाद 1 2 3 4 5 एंट्रीज इस साल करने के बाद छठी एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन की, डिप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट। अच्छा, ये तो बात होगी जनरल एंट्रीज की। अब मूव करते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अगर मैंने बैलेंस शीट बनानी है 31/12/91 के साल की, तो 31/12/91 के साल के बैलेंस शीट बनाने के लिए, माय डियर जल्दी आओ आगे, तुम तो उधर बैठते थे। 31/12/91 के साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/91 के साल में जो पेमेंट है आखिरी वाली, वो 31/12/91 की शाम 5 बजे हो गई है। तो जब पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो नीचे पेएबल पड़े होंगे, नीचे क्या पड़े होंगे? पेएबल। अब 91 के साल के लिए जो करंट है वो है 92 का साल, ये सारा करंट में चला जाएगा, और या इनको जमा कर लें या ये पकड़ लें, ये किस में चला जाएगा? नॉन करंट में चला जाएगा। तो 31/12/91 की बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन जाएगी 28890, और करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन जाएगा 2680 प्लस 2787 प्लस 2899 प्लस 3015 11381। ये कितने लोगों की सही थी बैलेंस शीट? ओके, कितने लोगों ने गलती से 2680 को करंट में डाला था? हाथ खड़ा करें। 2680 को करंट में, ये 2680 ना अगली पेमेंट होती है, हमें अगले साल की पेमेंट चाहिए होती है। तो एक साल के अंदर अंदर वाला करंट पोर्शन और एक साल के बाद वाला नॉन करंट पोर्शन। ये बैलेंस शीट होगी भाईजान किस साल की? 31/12/91 की। अब अगर मैं 31/12/91 का मेच्योरिटी एनालिसिस आपसे बनवाना चाहूं, तो मेच्योरिटी एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बारहा कहा है कि मेच्योरिटी एनालिसिस के अंदर जो है वही काम करते हैं, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देते हैं, और जो हमारी नजर होती है वो नजर जो है वो सिर्फ इन रोज के ऊपर होती है। अब एक साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, ये हमारा मेच्योरिटी एनालिसिस बन जाएगा। तो अब मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेस देन 1 ईयर, इसमें हम 92 वाली पेमेंट्स उठाएंगे। 4291 इंटू 4 17164, और 1 to 2 years 93 के साल की पेमेंट्स उठाएंगे, लेकिन ये
और 2 to 3 years 94 का साल उठाएंगे 17 और इन पे एंड का टोटल कर देंगे। लेकिन ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है 92, 93 और 94 ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाटएवर इट मे बी। थैंक यू। ओके, डू नॉट फोकस ऑन फिगर्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट प्लीज। So less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years. So that was a maturity analysis being prepared by your naked hands in your sweet home. So, अच्छा, आगे क्या करना है आज? हाँ, सेल्फ मेड क्वेश्चन मैं कभी बनाने लगा हूँ डिस्काउंटिंग के लिए। तो कल जो हम डिस्काउंटिंग समझ रहे थे, तो डिस्काउंटिंग का एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो जो परचेज प्राइस डाल के डिस्काउंटिंग है वो आपको समझ आ जाए। जी, रेंटल भाईजान 15 है, एडवांस में पे होंगे। रेंटल 1 लाख रुपया है, एडवांस में पे होगा। इंस्टॉलमेंट्स 15 हैं और परचेज ऑप्शन की प्राइस है ₹30,000 और ये सर्टन है कि लेसी एक्सरसाइज करेगा, यानी यकीनी बात है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। और डिस्काउंट रेट 10%। तो आप अब पीवी निकाल दें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 1 जनवरी 2001 पे खड़े हैं हम, तो पीवी निकाल दें। हाँ जी, ₹1 लाख एनुअल, 15 ईयर्स तक 15 इंस्टॉलमेंट्स होंगे। एट फोर अच्छा जी, 1 लाख कितनी बार मिलना है? 15 बार मिलना है। 1 लाख 15 दफा मिलना है। उसमें से पहला 1 लाख फौरन मिलना है, बाकी 1 लाख जो है वो अब बाद में मिलने हैं। तो इसमें एडवांस के सवालों में मैंने कहा था कि इस 1 लाख को एज इट इज लिख लें। ये पहला वाला 1 लाख है, पीछे कितने लाख बच गए? 14 दफा लाख बच गए। तो 1 लाख इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर 14 दफा लाख बचा, रेज टू पावर माइनस 14 और डिवाइडेड बाय 0.1। एक चीज और मैं डालने लगा हूं डिफरेंट कलर के मार्कर से, वो है परचेज ऑप्शन की प्राइस, और वो कितनी है भाईजान? गलती से इसको आपने 14 साल पीछे नहीं ले आना, क्योंकि ये 15वें साल के एंड के ऊपर अमाउंट जो है वो पे होगी। तो इसलिए इसको आपने 15 साल पीछे लाना है। तो 30,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 15। ओवरऑल आंसर बता दें क्या आ रहा है? 843851 843851 किसी चक्कर में मैंने निकाले थे वैसे। क्वेश्चन तो मैं नोट करने का टाइम पहले दिया था, ठीक है? अब नोट कर लें, पहले फिर क्वेश्चन नोट कर लें। अच्छा जी, वापस आ जाएं कल वाले सवाल पे। कल वाले सवाल पे वापस आ जाएं, जिसको पंजाब में ये कहा जाता है। अच्छा जी,
तो ये आपका क्वेश्चन है, खामोश, ये आपका क्वेश्चन है और ये जी इसका सॉल्यूशन है। अच्छा जी, ये आप हजरात के आने से पहले मैंने नोट कर लिया था। ये कल वाला अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है जिसको हमने वर्किंग 2 का नाम दिया था। वर्किंग 1 में हमने लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाली थी। इस सवाल के अंदर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और कल हमने 1 साल की थी, आज हम बकाया सालों की करेंगे। इस सवाल के अंदर हम P&L बनाएंगे, इस सवाल के अंदर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इस सवाल के अंदर हम मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि स्टे ट्यून्ड, आप लोगों ने इधर देखते रहना। अच्छा जी, कल हमने एंट्रीज क्या की थी? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि दिसंबर का बिल अगले साल जनवरी में पे करने का मतलब ये नहीं है कि वो जनवरी का बिल है। दिसंबर का बिल अगर 5 जनवरी को कोई बंदा पे करे तो इसका मतलब है बिजली तो किस महीने इस्तेमाल की है? दिसंबर में। बस पे किस महीने हुई है? जनवरी के अंदर। तो ये मैंने आपसे बात की थी। अच्छा, इसमें ना ईयर एंड जहन में रखना है। यकम जुलाई 10 को हमारा साल शुरू हो रहा है तो खत्म कब हो रहा है? 30 जून 2011 को। तो मुझे बता दें, यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 11 की रात को पे हो रहा है या यकम जुलाई 11 की सुबह पे हो रहा है? पे सुबह हो रहा है, जो इंग्लिश का फिक्रा आपको लिखवाया था, लेकिन रिलेट 30 जून 11 के साल से कर रहा है। इंग्लिश का फिक्रा लिखवाया था, इट इज पेड ऑन यकम जुलाई 11 बट इट इज एन एक्सपेंस ऑफ ईयर एंडेड 30 जून 2011। 30 जून 11 को पिछला साल खत्म हो गया था और यकम जुलाई 11 को अगला साल शुरू हो गया है, तो इसलिए इंटरेस्ट हमने उठा के यहां पे बुक किया था। अब आप एंट्री जरा एक दफा देख लें दोबारा सारी। यकम जुलाई 2010 को आपने एसेट लीज पे लिया, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। यकम जुलाई 10 को आपने पहली पेमेंट की, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, क्योंकि जब अगला बंदा मशीन आपको हैंडओवर करते ही आपसे जो है वो पेमेंट वापस मांग ले तो फिर उस पेमेंट पे इंटरेस्ट कोई नहीं होता। और यकम जुलाई 11 अभी आया नहीं, ये एंट्री अगले साल के पहले दिन कैश पे होने। ये कैश कब पे होने? अगले साल के पहले दिन। ये कैश पे होना है 5.8 का, बोले कब? अगले साल के पहले दिन, इसलिए इसकी पेमेंट की एंट्री अगले साल होगी। लेकिन यहां पे खड़े होके क्या 1 साल हमने उसका एसेट इस्तेमाल कर लिया तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट बुक करेंगे। तो इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री, आप सोचें मैं मिसाल के तौर पे खड़ा हूं, 30 जून 11 को मेरा ईयर एंड है, तो बिजली का बिल तो जुलाई में ही पे करूंगा ना। तो सिमिलरली इसी तरह सोचा करें, 30 जून 11 को मैं खड़ा हूं तो इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन ऐसे स्ट्रक्चर हुई भी है कि मजबूरन मैं ये पे कब करना पड़ा इंटरेस्ट? अगले साल। कितना? 2.2। तो इसको अगली वाली अमाउंट से उठा के यहां पे हमने बुक कर लिया 2.2। अब जी ईयर एंड हमारा कौन सा होगा? 30 जून 12। ओके, इसकी एंट्रीज हो गई हैं, इधर आ जाएं आप। 30 जून 12 का साल है, शुरू यकम जुलाई 11 को होगा। क्या एंट्री करें जी? कैश क्रेडिट 5.8 से। अच्छा, अच्छी बोली, आप लोग एंट्री बोल रहे थे, मैं तो बोल पड़ा आप लोग से। अच्छा, यकम जुलाई 11 ये ना हमारे साल का पहला दिन है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको ज्यादा बेहतर पता है। 30 जून 12 का पहला दिन यकम जुलाई 11, तो यकम जुलाई 11 हमारे साल का पहला दिन है। बोले जी, लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कितने से? 5.8 से। 5.8 से कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से जी? 3.6। अब भाईजान क्या ये खर्चा बुक करूं या पेबल खत्म करूं? पेबल। इधर आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर इधर इधर। अक्सान भाई आपके पिछले रो में जगह। अच्छा जी जी। अच्छा, खर्चा बुक करूं या पेबल खत्म करूं? पेबल खत्म करें। तो पेएबल पड़ा हुए, पड़े हुए पेएबल को खत्म कैसे करने? डेबिट करके। तो क्या डेबिट करें? इंटरेस्ट पेएबल डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 2.2। अगर आप यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दें तो इसके 2 नुकसान होंगे। एक नुकसान ये कि इधर भी खर्चे में गया, इधर भी खर्चे में गया, और दूसरा नुकसान ये कि पेएबल हमेशा पेएबल ही रहेगा, कभी पे नहीं होगा। तो पेएबल को खत्म करें या खर्चा बुक करें? अगर अगले साल के पहले दिन पिछले साल का इंटरेस्ट पे हो जाए तो खर्चा बुक नहीं करेंगे, बल्कि किसे खत्म करेंगे? पेएबल को खत्म करेंगे। अच्छा जी,
अब 30 जून 12 को मुझे बताएं, 30 जून 12 का बिल बिजली का या जून के महीने का बिजली का बिल आमतौर पे लोग जून में पे कर देते हैं या बाद में पे करते हैं? तो 30 जून 12 का बिजली का बिल 30 जून को अक्सर पे नहीं होता, जुलाई में पे होता है। इस लॉजिक पे सोचते हुए ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है, वो तो सिर्फ एक जून का बिल होता है ना, एक महीने का, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो 30 जून 12 का इंटरेस्ट 30 जून 12 की रात को पे होगा या यकम जुलाई 12 की सुबह? वो कितना है? 1.7। इसको बुक कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, 1.7। डेफिनेशन उसी तरह स्ट्रेट लाइन पे चलने दें। अच्छा जी, अब किस साल की एंट्रीज करनी है? 30 जून 13, ईयर एंड 30 जून 13। क्या मशीन दोबारा लीज पे ली? नहीं। अब 30 जून 13 के साल में पहली पेमेंट होगी यकम जुलाई 12 को, तो यकम जुलाई 12 को 5.8 से कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट 4.1। खर्चा बुक नहीं कर सकते, खर्चा ऑलरेडी बुक हो चुका है 1.7 पे, पेएबल को खत्म करना है जी 1.7। अब अगली चीज ये बता दें कि जब मैं साल के एंड पे खड़ा होऊंगा तो आमतौर पे आपको पता है जून का बिल जुलाई में पे करते हैं, तो जून तक के 12 महीने का इंटरेस्ट 30 जून 13 की रात को पे कर रहे होंगे या यकम जुलाई 13 की सुबह? यकम जुलाई 13 की सुबह पे कर रहे होंगे। तो यकम जुलाई 13 की सुबह जो है वो पे कर रहे होंगे कितना? 1। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल जी 1, और 30 जून 13 को डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामोडेशन क्रेडिट। ये 3 साल की इंटरेस्ट काफी है। लीज के एंड की इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है कि जिस वक्त ऐसे हम वापस ले लें और वापस कर रहे हैं या पड़ा रहे अपने पास, उसकी नहीं है, छोड़ें। नाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर मैच्योरिटी एनालिसिस। फिर मैं P&L बैलेंस शीट बाद में बनवाता हूँ, पहले मैच्योरिटी एनालिसिस बना लेता हूँ। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज के कंपनी का नाम MTL, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट जरा देख लेते हैं, कोई नोट शीट मांगा हुआ इसने? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं और नोट्स भी मांगे हुए हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 along with comparative figures, along with comparative figures। तो अभी मैं ये वाले सवाल की रिक्वायरमेंट सॉल्व करने लगा हूं। 12 along with comparative figures। कंपैरेटिव फिगर क्या होती है 30 जून 12 के लिए? एक बार याद रखिएगा, कंपैरेटिव से मुराद हमेशा पिछला साल होता है, पिछला साल होता है। जैसे मैट्रिक किसी ने रिपीट की तो अब ये नहीं कहा जाएगा मैट्रिक अगली दफा रिपीट करेगा तो कितने नंबर लेगा। मैट्रिक रिपीट की तो किसी ने कहा जाएगा पिछली दफा जब मैट्रिक में गया था तो कितने नंबर लिए थे। ओके,
30/12। ओके, अब जी नोट नंबर मिसाल के तौर पे 7, राइट ऑफ यूज पूरा लिखना है। भाई राइट ऑफ यूज का भी बनाना है, हमेशा राइट ऑफ यूज का बनाना है। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशंस के अंदर कुछ में मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन राइट ऑफ यूज का भी बनाया करें और लीज का भी नोट बनाया करें, मैच्योरिटी एनालिसिस वाला भी और ये भी। अच्छा, राइट ऑफ यूज तो 30/12 और 30/11 जी बोले। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बना दें। एक से आधा मिनट लगाएं, आधा मिनट चले, आधा मिनट में कर दें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बैग दबा होगा टीचर का, देखो यार, ये मैं फिर आपको मना कर रहा हूँ कि ऐसे जो क्लास के बाद आ जाते हैं ना कि IFRS 16 भी टेस्ट में डालें, तो IFRS 16 टेस्ट में ना डलवाएं, अभी आप IAS 41 और IAS 38 का टेस्ट दे दें। बन गया नोट भाईजान? नोट के एंड पे बीवी कैलकुलेट जरूर करनी है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग 0, एडिशन। असल में समझे ना, यकम जुलाई 10 को ये 30/11 के ओपनिंग का मतलब होता है यकम जुलाई 10 का शुरू। तो यकम जुलाई 10 को तो सुबह 5 बजे ये एसेट हमारे पास नहीं था, वो तो 9 बजे जाके बैंक से लिया होगा लीज पे। तो एडिशन 20, ओके। ओपनिंग 0, डेप्रिसिएशन 2, मैं क्यों 2, आप निकालो। 30/12, क्लोसिंग क्या बनेगा? अपोनिंग, और ये वाला क्लोसिंग ये लो, ये लो। अच्छा 2, चलो नहीं 4, 16। अच्छा, मैच्योरिटी आपका लाइव है? मैच्योरिटी एनालिसिस क्या करते हैं? मैच्योरिटी एनालिसिस भी आमने सामने बना सकते हैं, आज तक मैंने इसको भी बनाया नहीं। 12 का 11 का बना सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है वो तो फिर लंबा काम हो जाएगा, पहले 1 साल का फिर दूसरे साल का, तो ट्राई करते हैं आमने सामने बना के। लेकिन पहले मुझे जरा 30/11 का बनवा दें मैच्योरिटी एनालिसिस। नहीं, ये तो एक दफा लिख दिया ना, एमटीएल नोट टू डिफरेंशियल, बस ये तो ये आप दोबारा नहीं लिखना। अब नोट का नंबर देने, मे बी 10, मे बी 11, or whatever you may like, guy. 10.1, company has entered into, company has leased नहीं बोलना, लीज से मुराद होगा जैसे ये लीज पे दे रहा है। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ इतने ईयर एंड, ये आप सोल्यूशन से देख लीजिएगा, इंग्लिश आपको लिखी हुई मिल जाएगी। 10.2, मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। क्लियर? ओके। अब आप मुझे ये बताएं कि 30/11 ले आओ भाई कैमरा इधर।
यकम जुलाई 10 को पेमेंट हो रही थी, यकम जुलाई 11 को, यकम जुलाई 12 को और यकम जुलाई 13 को। मुझे ये बताएं कि इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस डेट, if I am standing on this date is called as बोले 30 जून 2011। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे साल में पेमेंट कब हुई है? साल के पहले दिन, यकम जुलाई 2010। I am standing on this date, I am standing on this date। 30 जून 11 की रात को मैं खड़ा हूं, 30 जून 11 की रात को मैं खड़ा हूं, ये इंपोर्टेड बाल है। 30 जून 11 की रात को मैं खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस डेट। तो इस साल में पेमेंट कब हुई है? तो जो पिछले सवाल होते थे ना, इधर देख लें, जो पिछले सवाल होते थे ना उनमें पेमेंट साल के एंड पे हो रही होती थी, लेकिन इसमें पेमेंट साल के स्टार्ट पे हो रही है। अब यहां पे खड़े होकर मुझे क्या फिक्र होगी, मेरे बाल जो है वो धूप में किस वजह से सफेद हो जाएंगे? इस वजह से सफेद हो जाएंगे कि अभी मैंने बहुत सी पेमेंट्स करनी है, अभी मैंने बहुत सी। तो यहां पे खड़े होके मुझे फिक्र होगी इस पेमेंट की, बिल्कुल एक दिन बाद ये तो आने वाली है, फिर इस पेमेंट की फिक्र होगी, इस पेमेंट की होगी, क्योंकि यकम जुलाई 11 को नहीं है, मैं तो 30 जून 11 की रात 11:55 पे बैठा हूं, तो ये तो यकम जुलाई 11 को सुबह 9 बजे पेमेंट हो जानी है, ये तो अगले साल पेमेंट होनी है। तो इसलिए बता दें हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे, तो हमारे साल की पेमेंट भाईजान ये है। जो बंदा यकम जुलाई 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएगा वो दीवाना ये कह रहा होगा कि ये पेमेंट हो गई है, हालांकि मैं 30 जून और 30 जून 11 को तो ये पेमेंट नहीं ना। तो पेमेंट अगर साल के एंड पे होती थी, पहले आज साल के शुरू में हो रही है, तो हुई तो हमारे साल ही है ये पेमेंट। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, बाकी आगे पेएबल पड़े होंगे। तो ये जो मैच्योरिटी एनालिसिस बनता है इसमें पेएबल्स हमने सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाले देखने होते हैं। तो आप बता दें 30 जून 11 का साल है, 30 जून 12 वाली लेस देन 1 ईयर। ये मेरा फिक्रा सुने गौर से, यकम जुलाई 11 मुझे पता है 30 जून 12 होता है, आप लोगों को भी पता है, आपको पता है टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्स ना भी पढ़ा हो तो कोई मसला नहीं। वैसे ये यकम जुलाई 11 30 जून 12 का साल है। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 30 जून 11, तो यकम जुलाई 11 तो अगला साल है, तो 30 जून 11 के लिए 30 जून 12 विद इन 1 ईयर होगा। 30 जून 13 वाली पेमेंट्स 1 2 और 30 जून 14 वाली पेमेंट्स 2 2। 30 जून 14 में 2 पेमेंट्स हो रही हैं, एक साल के पहले दिन, एक साल के 30 जून 14 वाली 2 पेमेंट्स है ना। तो यहां पे खड़े होके यहां ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, एक साल के अंदर अंदर, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, और 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर। 5.8 प्लस 2, इन दोनों को हम जमा करेंगे। ओके, लेट्स प्रिपेयर इट। 30 जून 11 के साल के लिए बोलें जी लेस देन 1 ईयर। कौन सा साल होगा वैसे लेस देन 1 ईयर? 30 जून 12 वाला। 30 जून 12 के साल वाली पेमेंट यकम जुलाई 11 को होनी है, तो ये लेस देन 1 ईयर हो जाएगा। कितना? 5.8। देखिए जब आपने लाइन लगा दी तो नीचे की फिगर है ना बस। अब अगला वाला 5.8, 1 to 2 ईयर्स 5.8। इसको 4 ईयर्स में नहीं डाल देना, क्योंकि देखिए ना यकम जुलाई 13 साल का पहला दिन होता है और 30 जून 14 साल का आखिरी दिन होता है। तो 5.8 प्लस 2 7.8। चलें अब 30 जून 12 का बना दें सामने ही। ओके नेक्स्ट जी। अब अगला कौन सा साल है? 30 जून 12। 30 जून 12 का मतलब क्या है? 30 जून 12 का मतलब है जिगर चलें
अच्छा जी 30/12, तो हमारे साल की पेमेंट ये है ना, हमारे साल की पेमेंट ये है, तो 30/12 के साल में बोले पेमेंट कब हुई है? यकम जुलाई 11 को। तो यकम जुलाई 11 को जो पेमेंट हुई है उसके नीचे आप क्या लगा दें जी? लाइन लगा दें। अच्छा आप बोलें 30 जून 12 का साल कौन सा है? 30 जून 13 का। 30 जून 13 का साल ये एक पेमेंट, और 30 जून 14 के साल में दो पेमेंट। ये मैं 30 जून 13 का साल बोल रहा हूं जानबूझ के, सुने। 30 जून 13 के साल में एक पेमेंट, साल के शुरू में ही हो जाएगी, और 30 जून 14 के साल में दो पेमेंट्स जी। 5.8 और 5.8 प्लस 2, ये इसलिए कम होती जा रही है पेमेंट्स के, लीज खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। टोटल नीचे करना होता है, जैसे क्रिकेटर्स ने अपने साथ रनर रखा होता है, आप लोग कोई बंदा नहीं रख सकते टोटल करने के लिए, इसलिए करना पड़ेगा। ये जो भाई आखिर में स्काई ब्लू कपड़ों में भाई बैठे हुए हैं हाइब्रिड क्लास में, इनको उठाएं जरा। अच्छा अब्दुल्ला है, सॉरी टीए, वापस रिलैक्स हो जाए, लेट जाओ। चलें जी, P&L बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। अच्छा ये जो लाइन लगानी होती है ना, लाइन, ये आपने दो लफ्ज सुनने हैं मेरे। लाइन सिर्फ ये आपने दो मौके पे लगानी है। एक आपने लाइन लगानी है जिस वक्त आप मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे हो, और दूसरी लाइन लगानी है जिस वक्त बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी निकाल रहे हो, बस। इसके अलावा लाइन लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। P&L बनाते हुए भी लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब सबसे पहले मैं P&L बनाता हूं। P&L के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन जानी है 2 और 2 की, और बैलेंस शीट के अंदर पहली बैलेंस शीट में ये वाली बुक वैल्यू जानी है, और दूसरी बैलेंस शीट में ये वाली बुक वैल्यू जानी है। तो ये पहली बैलेंस शीट में 18 की बुक वैल्यू चली जाएगी, दूसरी बैलेंस शीट में 16 की बुक वैल्यू चली जाएगी। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में लाइन सिर्फ दो मौके पे लगानी है, एक मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए और एक जो है वो बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी निकालते हुए। अभी मैं बनाने लगा हूं P&L। तो P&L के लिए जो है वो मैं लाइन नहीं लगा रहा कोई, मैं वैसे ही जबानी चलूंगा। 30/11 जी भाईजान, कौन कौन सा खर्चा आता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जी, आप हजरात ने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ नहीं देखना, और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ देखे बगैर आपने मेरी बात को सुनना है और समझना है। मुझे यह बताएं कि 30 जून 11 का बिजली का बिल जून 11 में पे हो जाएगा या शायद जुलाई में पे हो? तो 30 जून 11 के साल का खर्चा 30 जून 11 की तारीख में नजर आएगा या यकम जुलाई 11? जैसे मैं कहूं 31 दिसंबर का बिल 2 जनवरी को पे किया जाता है, सिंपल बात, 31 दिसंबर का बिल 2 जनवरी को पे किया जाता है, लेकिन बिल खर्चे के तौर पे 31 दिसंबर के रात में रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली 30 जून 11 का खर्चा अगर 30 जून 11 को पे नहीं हो रहा तो फिर यकम जुलाई 11 को पे हो रहा होगा, एक दिन बाद पे हो रहा होगा। तो वो एक दिन बाद जो पे हो रहा है वो जरा डायरेक्ट जाके, अब ना हम इधर इसमें उंगली रख के ना माइंड में प्लानिंग करके जाया करेंगे। 30 जून 11 को हम खड़े हैं, 30 जून 11 को किराया पे हो नहीं रहा क्योंकि किराया एडवांस में पे हो रहा है, सवाल इस तरह का एडवांस का है। तो 30 जून 11 की रात को हम खड़े हैं, 30 जून 11 को अगर किराया पे ना हुआ तो यकम जुलाई 11 की सुबह पे हो जाएगा। तो यकम जुलाई के किराए में इस साल का क्या होगा? इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट का खर्चा जिसको बुक करते हैं, जैसे बिजली का बिल बुक करते हैं, कितना? 2.2। आप 30 जून 12 इसी तरह सोच लें। नहीं ये यार, ये तो कोई तरीका नहीं है कि 2.2 के अगले वाली फिगर बोल दी 1.7, इस तरह तो कोई फायदा नहीं है, तो पैसे नहीं पूरे होंगे इस तरह। क्या चीज? जिस साल में पे होगा खर्चा उस साल में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा कि दिसंबर का बिजली का बिल अगर 2 जनवरी को पे हुआ तो 2 जनवरी को पे होगा तो 2 जनवरी को खर्चे में डालेंगे। 2 जनवरी को खर्चे में तो नहीं डालेंगे, 31 दिसंबर को खर्चे में डाल चुके होंगे और पेएबल बढ़ा चुके होंगे, अगले साल पेएबल खत्म करेंगे। जी एक मिनट, पहले मैं इसको जरा कर लूं फिर अगला सवाल लेता हूं आपका। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन वाले कितनी है जी? 2। डेप्रिसिएशन 2। अब मैं प्लान करता हूं
30 जून 12 का इंटरेस्ट अगर 30 जून 12 को पे हो जाए तो बहुत ही आला है, ये तो बेस्ट चीज है कि 30 जून 12 को पे हो जाए तो वही खर्चा होगा मेरा। अगर 30 जून 12 का इंटरेस्ट मुझे 30 जून 12 की तारीख को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है कि 30 जून 12 की कोई तारीख आ ही नहीं रही, तो फिर प्रोबेबली ऐसा सिनेरियो होगा जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि दिसंबर की पेमेंट्स जो है वो 2-3 जनवरी को हो रही होती हैं। तो इसलिए 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 12 की रात की बजाय शायद यकम जुलाई 12 की सुबह पे हो रहा है। बुक तो ऑलरेडी हमारे साल में हो जाना चाहिए। वो कितना खर्चा फॉर द ईयर है 1.7। और भाई इसका एक और एविडेंस मैं आपको दूं कि ये 30 जून 12 का खर्चा क्यों है। इधर देखें, इसका तरीका होता है, ये देखें, ये 30 जून 12 का साल है दरमियान में, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का साल है दरमियान में, तो ये फॉर द 12 मंथ, फॉर दीज 12 मंथ ये इंटरेस्ट है आपका 1.7। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें, दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब मूव करते हैं किसकी तरफ, बैलेंस शीट की तरफ। एज ऑन 30 जून 12, तो पहले 30 जून 11 की बना लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज 20 या -2 करके 18। 20 तो कॉस्ट थी ना, और 1 साल की ऑप्शन 2 थी, तो 18 इज बुक वैल्यू। नहीं, अभी ये पहले ये पूरा करो। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा, एक मैं नई चीज डाल रहा हूं, चलिए उसको बाद में करते हैं, पहले ये कर लें। लीज ऑब्लिगेशन और करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। जी असूल बताएं, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे जब लाइन लगाएंगे तो बाकी पेएबल होंगे या ऑब्लिगेशंस होंगी, जिसे आप कह सकते हैं। तो 30 जून 11 के साल की पेमेंट बता दें कि इसमें इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा मैं एग्जैक्ट कैश का जाना पूछ रहा हूं। 30 जून 11 के साल में कैश कब गया, ये तो अगले साल कैश गया है। 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, तो जब 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो बाकी क्या बचे हुए हैं, पेएबल बचे हुए हैं। अब मुझे बता दें 30 जून 12 वाले को मैं डालूंगा करंट में, 30 जून 12 के साल वाली पेमेंट को मैं करंट में डालूंगा और उसके बाद वाली सारी नॉन करंट में डाल दूंगा। वो ये वाली 3.6, वो ये तीनों का जमा भी हो सकता है, ये 10.6 भी हो सकता है। जी करंट पोर्शन बोले 3.6, 10.6 अगले साल की बना दें। हाँ, एक और चीज आएगी अभी मैं डालूंगा, एक और चीज इधर नहीं आनी है आज, जो एडवांस के सवालों के साथ खास है। ओके, अब सवाल यह है कि किस साल की बैलेंस शीट बनानी है। 30 जून 12, 1 साल का डिडक्शन और माइनस करते हैं 2 रुपए, तो ये 16 आ गया। टिश्यू पेपर ही बंदा निकाल के जेब से दे देते। नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 30 जून 12 के साल की पेमेंट कौन सी है। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट मैं नहीं पूछ रहा, 30 जून 12 के साल की पेमेंट कौन सी है। ये 30 जून 12 के साल की पेमेंट है। 30 जून 12 के साल की पेमेंट के नीचे LINE लगा दी। अब जब 30 जून 12 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो मुझे ये बता दें बाकी नीचे क्या पड़े होंगे, पेएबल्स पड़े होंगे। जब पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें तो बाकी पेएबल हैं। साल कौन सा है हमारा 30 जून 13 किसमें जाएगा, 30 जून 13 है, ये पहला दिन है ना 30 जून 13 का। 30 जून 13 करंट में चला जाएगा और बाकी सारा या ये 6.5 भी ले सकते हैं, 6.5। ओके, आखिरी चीज जी इस सवाल के अंदर एडवांस का सवाल जो हुआ करेगा ना, एडवांस का सवाल, उस सवाल में एक मसला जो है वो और हुआ करेगा जो मैं अभी रेड मार्कर से आपको शो करने लगा हूं, एंड दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा भाई, इंटरेस्ट पेएबल के लिए मैंने आपको कोई लाइन नहीं लगाने को कहना, लाइन सिर्फ 2 मौके पर लगानी है।
हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन दो मौके पे लगानी है, जब मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे हो या जब बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम कर रहे हो, उसके अलावा लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बता दें कि बिफोर गोइंग इनटू अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, बिफोर गोइंग इनटू अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, इसकी जियारत करने आए जरा दूर दूर से, 30/11 से, 30/11 की जियारत करें। भाईजान आप किस इलाके से आए हैं 30/11 की जियारत करने? फैसलाबाद से। आप मलकवाल, आप लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से। देखें कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो 30/11 की जियारत करें। 30/11 का साल है। 30/11 को खड़े होके जून के महीने का बिजली का बिल बिजनेसमैन का पे हो गया होगा। जून के महीने का, जून के महीने का बिजली, ऐसे साथ वाले को करें, जून के महीने का बिजली का बिल पे हो गया होगा 30 जून को? नहीं हुआ होगा ना? पे हो गया होगा या पेबल होगा? बिजली का बिल तो सिर्फ जून का पेबल होगा, लेकिन 30/11 के साल पूरे का इंटरेस्ट स्टिल पेबल होगा अभी तक, क्योंकि लीज यकम जुलाई 10 की शुरू हुई है। तो 30/11 के साल का इंटरेस्ट 30/11 की तारीख में पे हो रहा है या यकम जुलाई 11 की तारीख में पे हो रहा है? अगर 30/11 का इंटरेस्ट यकम जुलाई 11 को पे हो रहा है तो 30/11 को पेएबल था। दोबारा सुनिए, 30/11 का इंटरेस्ट अगर यकम जुलाई 11 को पे हो रहा है तो 30/11 को पेएबल था। तो इसलिए एक नई लाइन आया करेगी एडवांस के सवालों के अंदर, क्या? इंटरेस्ट पेएबल। ये किस तारीख से उठाना है ये आप समझ लें। 30/11 का इंटरेस्ट, बोले 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 बोले, यकम जुलाई 11 को पे होगा। कितना? 2.2। और 30/12 के साल का इंटरेस्ट अगर 30/12 को पे ना हुआ, जो कि देख लें 30/12 को पे भी नहीं हो रहा, 30/12 को कहीं नजर नहीं आ रहा पे हो रहा है, तो अगर 30/12 का इंटरेस्ट 30/12 को पे ना हुआ, 30/12 का इंटरेस्ट 30/12 को पे ना हुआ तो पेबल होगा फिर। और किस दिन पे होगा? यकम जुलाई 12। कितना? 1.7। हाँ, जो खर्चा है वही पेएबल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कुछ सेमी एनुअल क्वार्टरली के सवाल भी आया करेंगे। तो जिस तरह भी मैंने सोचने को कहा आपको उस तरह सोचना चाहिए। मैं आपका कोई भी सवाल नहीं ले रहा और 5 मिनट के लिए आपका टेस्ट है। पेज 113 निकाल लें। मैं आपका कोई सवाल नहीं ले रहा, आपको ये कॉन्सेप्ट में रिलैक्स फील करें और कंफर्टेबल फील करें, उसके लिए आप पेज नंबर 113 निकाल लें। पेज नंबर 113, बिल्कुल पेज नंबर 113। भाई हमारी बिलास है कि ये सवाल जो है वो क्या है, कौन सा है, किधर से आया है, क्या कर रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आप जरा कंफर्टेबल फील हो जाए। कुछ लोग जुलाई जून की वजह से फंस जाते हैं, तो मैंने जानबूझ के एक सवाल ढूंढा जनवरी दिसंबर वाला, ताकि इससे आप रिलैक्स फील करें। अब मैं आपको जो है वो टाइम दे रहा हूं 3 से 5 मिनट का। आपने मुझे इस डेटे को सामने रखते हुए 31/12/2011 की बैलेंस शीट बना के देनी है। 31/12/11 की बैलेंस शीट। पता नहीं कौन सा सवाल है, बस किताब के पेज 113 के टॉप पे है। अपने रजिस्टर पर 31/12/11 की बैलेंस शीट बना दें और डेप्रिसिएशन वगैरह छोड़ें, और वो क्या कहते हैं, राइट ऑफ यूज वगैरह छोड़ें। भी मैं बनवाऊंगा डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ यूज वगैरह छोड़ें। लाइफ शाइफ एसेट की पता नहीं मुझे क्या है, छोड़े पड़े, सवाल हमने पढ़ना ही नहीं। बस मुझे आप बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटीज निकाल दें 31/12 किस साल की? 11। इसको यार ऊपर कर दो जरा, अगर ऊपर करके थोड़ी देर देखो वापस नीचे आ जाता है। भाई उस क्लास में कोई कॉलेज के यार इसको बुलाओ, इसको जरा ऊपर कराओ थोड़ी देर के लिए। अगर फिर भी नहीं मसला हल होता तो फिर एसी बंद करवाते हैं। नहीं कंपैरेटिव नहीं। 31/12/11 की बैलेंस शीट में लीज ऑब्लिगेशन मुझे चाहिए, पहले वो बना लें। अच्छा वो वाला भी ठीक है, मैंने तो इधर एसी लगाने की रिक्वेस्ट की हुई है, तो आप लोग ये वाला बंद करवा रहे हो।
चलो शायद जून जुलाई में अभी ये करवा देते हैं। बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज के अलावा सारी चीजें शो करें। समझ गए होंगे आप बात। बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज के अलावा जितनी चीजें आ सकती हैं वो शो करें। 31/12/11 की बैलेंस शीट करें करें, हिम्मत हो जाएगा। और 31/12/11 का ही क्या कहते हैं, मैंने P&L भी बनवाना है। डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट। 31/12/11 का मैंने P&L बनवाना है, उसमें इंटरेस्ट डालना है आपने। यार ये सारे ऊपर कर दें, वो वाला भी ऊपर कर दें, ये वाला भी, ये वाला भी, तो ये वाला भी। बैलेंस शीट बन गई। अब P&L में इंटरेस्ट निकालें। P&L में इंटरेस्ट निकालें। बैलेंस शीट और P&L बन गए डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ यूज के अलावा, तो हाथ खड़ा कर दें। मैच्योरिटी एनालिसिस बना लें 31/12/11 का। लोग बहुत आगे जा चुके हैं, आप लोग अभी बैलेंस शीट पे फंसे हुए हैं यार, जल्दी कर लें। तीसरी रिक्वायरमेंट है मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने। जी मोहतरम, P&L भी क्या डेप्रिसिएशन के अलावा। ओके 31/12/11 की, अब यार छोड़ दें सारे, बस जिसने ट्राई कर लिया इंशाल्लाह सही हुआ होगा। 31/12 जो रूल ना, ये मैंने 3 बातें करनी है अलग अलग। एक मैच्योरिटी एनालिसिस के, अच्छा 3 बातें कौन कौन सी मैंने अलग अलग करनी है, ऊपर करें। ये तो किसी और कंपनी का है, ये वाला रिमोट चल रहा है इसमें, यूनिवर्सल रिमोट है। गाड़ियों का भी होता है यूनिवर्सल रिमोट। अच्छा देखो कैसे ख्याल अजीब। अच्छा अब मोहतरम मुझे ये बताएं, मैंने आपसे 3 बातें करनी है। एक एक बंदा जो है ना खड़े हो जाए, उसको पकड़ के ऊपर ही रहता है। अच्छा आखिरी रो वाला ना करें, क्योंकि ये लोग आगे पीछे बैठ जाएंगे अगर किसी को मसला है। 3 बातें करनी है। पहली बात, बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी और मैच्योरिटी एनालिसिस, इन दोनों के लिए मैं एक ही बात करूंगा। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल के लिए एक बात करूंगा, और P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए एक बात करूंगा। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी और मैच्योरिटी एनालिसिस एक अलग चीज है, इन दोनों के लिए एक बात करूंगा। इंटरेस्ट के खर्चे के लिए एक बात करूंगा, इंटरेस्ट पेएबल के लिए एक बात। बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अगर 31, अच्छा अपना 31/12/11 की डेट पढ़ के ना माइंड में सोच के फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ जाना है। ऐसे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो परेशान करेगा। तो 31/12/11 की तारीख जहन में हो, 31/12 से जैसे छाने हैं 31/12/11 31/12, तो 31/12/11 जहन में हो। 31/12/11 के साल की पेमेंट अगर तो 31/12/11 को होगी वो तो और बात है। मेरे ख्याल से 31/12/11 के साल की पेमेंट इस साल में यकम जनवरी 11 को हो रही है। तो 31/12/11 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/11 के साल की अब तो जल्दी जल्दी मिल रही है क्योंकि जुलाई जून वाला चक्कर भी नहीं है। तो 31/12/11 के साल की पेमेंट यकम जनवरी 11 को होगी ना, साल के पहले दिन होगी, तो ज्यादा मजा आ रहा है। तो 31/12/11 के साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी, लाइन लगा दी। 12 का साल, अब तो मजे में लग भी 12 का ही रहा है। 12 का साल किसमें चला जाएगा, करंट में चला जाएगा। और 13 में उसी तरह कोई परचेज ऑप्शन टाइप चीज होगी, जो भी होगी हमें नहीं पता। तो पर ये 13 का साल किसमें चला जाएगा, इन दोनों को जमा कर लें या 17379 उठा लें। जी करंट पोर्शन ना बोलें, 17379। अच्छा एक चीज रह गई मेरी, एंड दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल के लिए मैंने आपसे जो बात करनी है वो ये है कि इंटरेस्ट पेएबल के लिए आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां तक कितने लोगों का सही था। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेएबल के लिए देयर इज नो नीड ऑफ लाइन, यू विल जस्ट
थिंक एंड योर आईज विल ऑटोमेटिकली गो टू दैट फिगर, जस्ट वॉच। अच्छा, 31/12/11 की रात को अगर किस्त पे हो गई तो 31/12/11 का इंटरेस्ट साथ ही पे हो जाएगा, कुछ पेएबल नहीं होगा। 31/12/11 की किस्त अगर 31/12/11 को पे हो गई तो कुछ पेएबल नहीं होगा। अगर 31 दिसंबर का बिल दिसंबर में किसी तरह आ गया और पे हो गया तो दिसंबर का बिजली का बिल पेएबल कुछ नहीं होगा। और अगर 31 दिसंबर 2025 का बिजली का बिल ना आया तो वो जनवरी 2026 में पे होगा। दिसंबर 25 का बिल जनवरी 26 में पे होगा। सिमिलरली 31 दिसंबर 11 की किस्त 31 दिसंबर 11 में पे नहीं हो रही, वो तो 31 दिसंबर 11 को कोई किस्त पे ही नहीं हो रही, किस्त कब पे हो रही है। अब 31/12/11 को मैं इंटरेस्ट पे करना चाह रहा था लेकिन मैं पे नहीं कर सकूंगा, तो फिर कब पे करूंगा? बोले अगले साल पे करूंगा। किस दिन? यकम जनवरी। मैंने कहा आपकी आंखें ऑटो पे लगी होंगी, यकम जनवरी 12 का इंटरेस्ट आप चुप करके उठा लेंगे और उसको पेएबल में डाल देंगे। कितना? 3469। ये साथ वाले को जरा कंधे पे शाबाश दें, जिसने फिगर सही लिखी हुई है। कीप इट अप ब्रो, कहें कीप इट अप ब्रो। ओके, that is about balance sheets. There is no need of line while calculating interest payable. There is only need of mind. Okay. आप यहां से तशरीफ ले जाएं, यहां पे आप कोई और आ रहा है। 31/12/11 P&L, डेप्रिसिएशन जाएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस। देयर इज नो नीड ऑफ लाइन, देयर इज ओनली नीड ऑफ माइंड। अब क्या करना है? 31/12/11 का बिजली का बिल अगर 31/12/11 को पे हो जाए तो फिर 31/12/11 की तारीख से जाके ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर 31/12/11 का बिजली का बिल 31/12 को पे ना हो तो फिर अगले साल जनवरी में पे होगा। 31/12/11 का इंटरेस्ट 31/12/11 की रात को नजर नहीं आ रहा तो फिर कब नजर आएगा? यकम जनवरी 12 को जो पे हो रहा होगा वो पिछले 12 महीने का पे हो रहा होगा। तो यकम जनवरी 12 पे डायरेक्ट नजर ले जाएं आप, विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन। दैट इज खर्चा कितना? 3469। ये सही था, 3469। अच्छा ना, इसमें ना मैंने एक और आपको लॉजिक बताई हुई है, वो भी जरा सुने। ये देखें ना, ये पूरा दरमियान में सोचें कौन सा साल है? 11 का साल है। यकम जनवरी 11, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, इन 12 महीने का इंटरेस्ट 12वें महीने के आखिरी दिन की बजाय 13वें महीने के समझ ले पहले दिन पे हो रहा है। 13वां समझ लो, अगले साल का पहला दिन। क्लियर? ओके, ये था P&L। अब पीछे क्या रह गया? वो एक लाइन हमने लगाई हुई थी, वो यूज हो जाएगी। 31/12/11 का मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस और लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट, हमारा साल कौन सा? 31/12/11। पेमेंट के नीचे, इंटरेस्ट नहीं, पेमेंट के नीचे। पेमेंट कौन सी है? पेमेंट के नीचे लाइन लग गई। 12 वाले किस में चले जाएंगे? लेस देन 1 ईयर। 12 वाले किस में चले जाएंगे? जहां से 1 मिनट, 12 वाले किस में चले जाएंगे? अगर किसी ने करंट बोला ना तो उसको जूते पड़ेंगे, क्योंकि करंट नॉन करंट बैलेंस शीट में लफ्ज यूज होता है और लेस देन 1 ईयर 1 2 2 2 2 3 मैच्योरिटी एनालिसिस में यूज होता है। तो आप बता दें व्हाट इज लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर? 15,000। भाईजान ये दोनों ही 13 में है, तो ये 1 to 2 ईयर्स, तो 15,000 और 15 के नीचे ना 5 लिखा हुआ है। थोड़े से आंखों के बंटे खोल के 15 के नीचे 5 लिखा हुआ है, 15 के नीचे 15 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा जिसने यहाँ 30,000 लिखा हुआ है पकड़ के दें। इससे ज्यादा किसी 30,000 किसी ने लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट मैसेज किया आपने मुझे, सुन लो सबके सामने या कान से लगा के? अच्छा, कोई इमरजेंसी? हाँ आ जाए, रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। अच्छा जी, बोले हम क्या कितना हो गया जी? शुरू करो। 15 जमा 20 35,000। एक हो गया लेस देन 1 और दूसरा हो गया 1 to 2 ईयर्स। एक मिनट, अब मैं क्विक टेस्ट लेने लगा हूं क्लास में बैठे हुए कुछ हजरात का। यू मोन मैन, यू मैन मून स्टैंड अप। आप हमारी क्लास के चांद हैं, आप खड़े हो जाएं।
चलें आप खड़े हो गए, पिछले वाले भाई ने भी खड़े होना था, आप कब खड़े हो, आप भी खड़े हैं। आपने मुझे 31 दिसंबर 9 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना है। 31 दिसंबर, कोई लाइन की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस पूछो। P&L में मुझे कुछ लोगों की मुझे फीलिंग हो रही है उनका बस नहीं चल रहा, भाग के आके उंगली रख दें इधर। अच्छा जी, सबने बता दिया, आप भी बता दें। वेल डन, बैठ जाए दोनों। 31/12/9 का इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12/9 को नजर नहीं आएगा, बल्कि 1 जनवरी 10 को नजर आएगा। ये चला जाएगा 31/12/10। ठीक है जी, 31/12/9 का ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। खर्चा है, ये देख लें 2009 के साल का है। ये वाला भी तो स्टाइल देखा करें ना, 2009 का पूरा साल है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर। तो मैंने इंटरेस्ट के खर्चे का पूछा है, अभी इंटरेस्ट के खर्चे का पूछा है। ओके जी मोहतरम, आप खड़े हो जाए लास्ट में, चेक वाली शर्ट माशाल्लाह। 31/12/2007 का बैलेंस शीट का करंट और नॉन करंट पोर्शन बता दें। 31/12/2007 का बैलेंस शीट का करंट पोर्शन बताएं। 31/12/7 का बैलेंस शीट का करंट पोर्शन। एक्सेलेंट, बैठ जाएं। 31/12/11 का बैलेंस शीट का कौन सा पोर्शन बताने जी आपने? करंट पोर्शन बताना है। जी 31/12/7 की पेमेंट के नीचे, जब 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी है तो नीचे क्या होंगे? पेएबल। 31/12/7 के लिए 8 के साल की पेमेंट्स करंट में है और बाद वाली नॉन करंट में है, तो ये नॉन करंट में चली जाएंगे। फीलिंग नाउ इजी और शाय जाए फिर। और आखिरी सवाल मेरा 31 आपसे खड़े दें, नहीं ये जो भाई ऐसे करके बैठे थे। 31/12/11 का इंटरेस्ट पेएबल मुझे बता दो। 31/12/11 का इंटरेस्ट पेएबल, 31/12/11 का इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा जी, इसके लिए बैठ जाएं, किसी लाइन की जरूरत नहीं है, ये माइंड को चलाना पड़ेगा। नो लाइन बट माइंड। मॉम को कहने जाके, मॉम नो लाइन फॉर दिस, आई विल यूज माइंड फॉर दिस। पुत्र होते। अच्छा, तो 31/12/11 का इंटरेस्ट पेएबल, 31/12/11 को अगर तो किस्त पे हो गई तो उसमें पे हो जाएगा, वरना फिर आपको पता है अगले साल पे होगा, तो 1 जनवरी 12 को पे होगा। तो ये इज इन, कितने लोगों ने यही मालूम किया था? सब नहीं, अपने सब नहीं कह रहे आगे चलो बस होगी, सब नहीं। सो दैट वाज अ नाइस जर्नी रिलेटिंग टू क्वेश्चंस ऑफ एडवांस being closed for today at least. Okay, have you ever met Sher Khan? Do you know who is Sher Khan? Do you know who is Sher Khan? मामू PLC। अच्छा, मामू के बेटे क्या लगे आपके? भाईजान खड़े हो जाओ। कुछ भी नहीं है, गल नहीं मुकाओ। नहीं वो कह देगा खून सफेद हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। शेर खान बिलबिला गया है, वापस आ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन बैंक, पेज नंबर 153। और आपने मुझे इन सारे सवालों में बताना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है आज हमारा कि लीज कितने साल की है। क्या कॉन्सेप्ट है जी? लीज कितने साल की है। ठीक है, यूजफुल लाइफ नहीं, लीज कितने साल की है।
शेर खान एक व्यक्ति है जिसने एक लीज किया प्लांट। लीज कैंसिल नहीं हो सकती 3 साल तक फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट जिससे शुरू हुई है। कितने साल तक कैंसिल नहीं हो सकती? 3 साल तक। यानी आप लीज करके फंस गए हैं इधर लीज करके फंस गए हैं 2001 का साल, 2002 का साल, 2003 का साल। अगर 3 साल आप लेसर के पास ये एसेट वापस भी लेके जाएंगे तो लेसर टिपेड़े मार के आपको वापस भेज देगा, कहेगा लीज कैंसिल नहीं हो सकती। 3 साल के लिए आप लीज करके फंस गए। आफ्टर विच, चौथे साल यानी आगे, आफ्टर विच, जिसके पास शेर खान देन हैज एन ऑप्शन, इसके बाद इसके पास एक ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर 2 years, टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर 2 years, अगले 2 साल ये लीज को चला सकता है। आप फर्ज करें भाईजान इसके ऊपर शेर खान बैठे हैं, हमने शेर खान को कहा शेर खान 3 साल की लीज है, शेर खान क्या है 3 साल की लीज है, इधर आना जल्दी जल्दी आ, तेरा नाम क्या है? अच्छा शेर खान 3 साल की लीज है और 3 साल की लीज क्या है? नॉन कैंसिल। 3 साल की लीज क्या है? नॉन कैंसिलेबल। लेकिन एक बम्पर ऑफर है, वो ये है कि 2 साल और एक्सटेंशन मिल जाएगी, 2 साल और एक्सटेंशन मिल जाएगी। आप देख के बताओ आप क्या पसंद करोगे? उधर से देख लो ना, एक मिनट ये भी देखो। अब बताओ क्या करोगे? 3 या 3 जमा 2? क्या पसंद करोगे? हाथ खड़े करो। अच्छा बात ठीक है, ये सीधा वाला हाथ। नॉन कैंसिलेबल, नॉन कैंसिलेबल 3 साल और फिर आगे एक्सटेंशन हो जाएगी। टोटल लीज कितने साल की? 5 साल। खैर जो अगला सवाल, देयर इज अ नॉन कैंसिलेबल लीज ऑफ 3 years। ऐसे करो, नॉन कैंसिलेबल लीज कितने साल की? ठीक, तो उतरो अब बैठ जाओ। देयर इज अ नॉन कैंसिलेबल लीज ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, आफ्टर विच शेर खान हैज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। शेर खान is certain शेर खान is reasonably certain, शेर खान को ये यकीन है कि मैं मर जाऊंगा, क्या नहीं करूंगा? क्या परचेज की बात ही नहीं हो रही है, रिन्यूअल। मैं मर जाऊंगा, लीज को रिन्यू नहीं करूंगा। बैठे मास्टर, शरीफ ले जाए, अगले आएंगे। तो सिनेरियो 1 में लीज टर्म लिख लें और सिनेरियो 2 में लीज टर्म लिख लें। भाईजान ये ना परचेज ऑप्शन नहीं है, ये कुछ हो रहा है। एसेट खरीदना ना खरीदना तो अलग बात है ना, ये है कि लीज है 3 साल की, आप पसंद करोगे तो 2 साल और कर देंगे। जैसे आईकेप कहते हैं ना, सीए तो 5.5 का है आप पसंद करो तो 6 में भी हो जाता है, 7 में भी हो जाता है, 8, लेकिन 5.5। ओके, तो लीज कितने साल की है जी? पहले में 3 साल की। अगर आप पसंद करो तो 2 साल और बढ़ाया। अब बताएं 2001, 2, 3 के लिए ये फंस गया पहले सिनेरियो में, 4, 5 के लिए ये लीज एक्सटेंड कराना चाह रहे नहीं जा रहा, सवाल बताएगा, हमें इल्हाम नहीं होगा। शेर खान इज सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। बता दें जी अब लीज टर्म कितने साल है? 5 साल। अच्छा, बिल फर्ज इसने कोई एक और सिनेरियो, द लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट डेट, जिसके बाद शेर खान के पास वही ऑप्शन है कि तुम कितने साल आगे बढ़ा सकते हो? 2 साल। 1, 2, 3 के लिए तो तुम्हारी लीज ही है, ये तुम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा दिल चाहे 4 और, यार इंटेंजिबल्स में भी रिन्यूअल टाइप चीज आती थी, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो 4 और 5 में तुम रिन्यूअल करा सकते हो। यहां मिनिमल नॉट मिनिमल वाला चक्कर नहीं है, यहां सवाल खुद बता दिया करेगा आगे। शेर खान के दिल की बात बताएं। शेर खान is not certain that he will exercise the, he is reasonably certain that it will not exercise the, ये कहते मैंने लीज रिन्यू। आप बता दें कितनी लीज टाइम लेंगे? तो सवाल में अगर किराए गिवन हुए ₹1,00,000, तो लाख की जब एलपी निकालेंगे तो लाख को 3 कराम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 3 से। अगला पढ़ें। हाँ जी मतलब क्या?
ये ना, ये सारी बातें भाईजान स्टार्ट में है, ये सारी बातें लीज के पहले दिन कर दी जाती हैं, सारी बातें निकाह के वक्त हो जाती हैं, सारी बातें लीज के पहले दिन हो जाती हैं, ये सारी बातें लीज के पहले दिन आपको पता होंगी। बड़ा अच्छा सवाल था भाई का। नहीं, एक्सटेंशन के बारे में उसने नहीं बताया, बस आपने आगे उसकी नीयत देखनी है लेसी की क्या। डेप्रिशिएट छोड़ो, एक दफा सवाल खुलने दो। डेप्रिशिएट आपको पता है कि लीज टर्म डिसाइड हो तो फिर अगला सवाल होता है लीज टर्म और यूजफुल लाइफ में से शॉर्टर। हम अभी लीज टर्म डिसाइड कर रहे हैं। लीज इज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years period during which first 7 years is non cancelable। लीज कितने साल की है? लेसर ने लेसी को घुरी मारी है गुस्से में, 7 साल तेरे लिए डेंजरस हैं। लीज है 10 की, 7 साल तेरे लिए नॉन कैंसलेबल है। इसका मतलब है कि यहां पे वो लेसी क्या करवा सकते हैं, लीज को कैंसिल करवा सकते हैं। एट द एंड ऑफ 7th year, 7वें साल के एंड पे, शेर खान कैन हैज ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। शेर खान, जिगर तेरे पास ऑप्शन है लीज कैंसिल करवाने की। अब देखें ना, शेर खान एक बंदा है, उसने एक ऐसे 10 साल के लिए लीज पे लिया, लीज एग्रीमेंट में 10 साल लिखा हुआ है, 10 साल के लिए लीज पे लिया, और ये लिखा हुआ था 10 में से 7 साल तेरे लिए क्या है, नॉन कैंसिलेबल। तो भाईजान आप बता दें अगले 3 साल लीज पे लेगा नहीं लेगा, पहले बता दें कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अब आप ये ना देखें, आप इससे बस पूछ लें शेर खान क्या इरादा है तेरा, बताएं जी। शेर खान साहब क्या फरमा रहे हैं? शेर खान इज सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन। कहता है मैं टर्मिनेट करवाऊंगा। भाई टर्मिनेशन कब करवा सकते हैं? 7 साल बाद। कहते हैं मैं करवाऊंगा जाके, मैंने देखी सही 7 साल गुजरे नहीं, मैंने लीज टर्मिनेट कराई नहीं, फार बच्चे ने झंडी कराओ लेसर को। आप बता दें कितने साल में लीज टर्म लूं? 7 साल। एग्रीड? अगला करें। लीज कितने साल की है? 10 साल की। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लीज एग्रीमेंट में लिखा तो 2001 से 10 तक ये गाड़ी आपकी है, ये लिखा हुआ था। अगली बात एग्रीमेंट में हमने पढ़ी, एट द एंड ऑफ 7 year, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के एंड पर शेर खान आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका दिल चाहे तो लीज क्या करा लेना, टर्मिनेट। शेर खान ने कहा आई एम सर्टन दैट एटलीस्ट आई विल नॉट टर्मिनेट। कहते हैं मैं आई एम सर्टन आई विल नॉट टर्मिनेट, मैं नहीं टर्मिनेट में मुझे नहीं पसंद। तो कहते हैं मैं नहीं टर्मिनेट करवाऊंगा। आप बता दें अगर ये टर्मिनेट नहीं करवाएगा तो फिर इसका इरादा क्या है, लीज कितने साल पे लेके जाएगा? 10 साल पे लेके जाएगा। लीज कितने साल पे लेके जाएगा जी? 10 साल पे। अब लीज टर्म कितने साल लेंगे? 10 साल। आखिरी सवाल सिनेरियो जरा मजे के वो पढ़ें। लीज कितने साल की है जी? 10 साल की। ड्यूरिंग विच 7 years इज 2001 से लेके 2010 तक की लीज है, और 2001 से 7 तक क्या है, नॉन कैंसिल। 2001 से 7 तक आप फंस गए हैं, आप एसेट वापस नहीं कर सकते। 7वें साल के एंड पे 31 दिसंबर 7 को, ये सारी बातें हम लीज के पहले दिन खड़े होकर करे होंगे, 31 दिसंबर 7 को बोथ जिगर एंड जिगरा, यानी बोथ लेसी एंड लेसर हैव द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। दोनों के पास ऑप्शन है कि लीज को क्या करा दें, टर्मिनेट करवा दें। हम हमारे हाथे तो शेर खान ही चढ़ावा है। हमने शेर खान से पूछा शेर जिगर क्या इरादा है? कहता है आई एम सर्टन दैट एट लीस्ट आई विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। हमने खान में कहा अगर उसने कर दी, कहते फिर कुछ नहीं कर सकूंगा। अब बताएं, आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं, दोबारा सुने। लीज कितने साल की है? 10 साल की। पहले 7 साल क्या है, नॉन कैंसलेबल। लेसी के पास भी ऑप्शन है, लेसर के पास भी ऑप्शन है, क्या कैंसिल कर दे, लीज कैंसिल कर दे। हमारे हाथे कौन चढ़ा हुआ था, लेसी। लेसी से हमने पूछा लेसी भाईजान क्या इरादा है? कहते हैं भाईजान मैं और मेरे हम कभी भी लीज कैंसिल नहीं करेंगे, तुम्हारी सोच है, इतना जबरदस्त एसेट हाथ लग जाए और क्या ये चाहिए क्या मुझे, तो मेरे पास ये एसेट जो है हाथ लगे, मैं लीज कैंसिल नहीं करवाऊंगा। अब लेसी सर्टन है कि मैं लीज कैंसिल नहीं करवाऊंगा। लेसी को हमने कान से पड़ेगा पुत्र, अगर लेसर ने करवा दी कहते हैं फिर पार आ गए। अब बता दें भाईजान लेसर के कंट्रोल में भी चीज चली गई, अब लेसी के टोटल कंट्रोल में नहीं है, अब लेसर भी अपना रोल प्ले कर सकता है। ऐसी सूरत में हम लीज को लिया करेंगे 7 साल, क्योंकि लेसर उसके साथ आप हैंड कराना कहते हैं तो हैंड करा सकता है उसको, यानी उसे कह सकते हैं भाईजान 7 साल बाद आप फारेंगे, आप जाएं और आपका और मेरा मामला खत्म है। तो इसका मतलब है आपके हाथ में नहीं है ना चीज, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में, आप तो उसी पे कब्जा कर सकते हैं। अब लेसर ने भी कंट्रोल अपने पास रख लिया, इसका मतलब है आपका जो अपना कंट्रोल है एसेट पे आखिरी 3 साल का, वो थोड़ा सा शेकी हो गया है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी बनाना वनीला मिल्क शेक।
इकट्ठा बना लेना ना, इकट्ठा कह रहा हूं, तीनों चीजें इकट्ठी डाल के ट्राई करना, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, शेकी हो गया, क्योंकि दूसरा बंदा भी मुझे फारग कर सकता है। तो इसका मतलब है हम मजबूरन लीज भाईजान कितने साल लेंगे, 7 साल, क्योंकि अब सिर्फ गेम हमारे हाथ में नहीं है, अब गेम अगले के हाथ में भी है। वैसे तो रस्सी ऊपर वाले के हाथ में, जब चाहे खींच ले। अच्छा जी, हटा कट्टे को दफन कराते हैं घर वाले, एक रात भी नहीं रखते, डर लगेगा इसके साथ। तो कैलकुलेट द लीज टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। क्लियर हो गया। लीज टर्म की डेफिनेशन पढ़ें पहले सफे पे आके। नहीं, यहां पहले सफे पे नहीं है, कहीं और है कहां है लीज टर्म की डेफिनेशन? 35 पे कहां है यार? नहीं यार, नहीं है यार, नहीं है 35 पे। पेज नंबर 39। लीज टर्म, पेज नंबर 39। The non-cancelable period for which a lessee has the right to use an underlying asset, together with both period covered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise that option। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिनेरियो जो हमारा 1 था, जरा बात समझनी है, सिनेरियो जो 1 था उसमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना था, जाके देख के आए। नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट, नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना था सिनेरियो 1 में? 3 साल। टुगेदर विद, इसमें डालो टुगेदर विद, ऐसा अरसा डालो जो कि एक्सटेंड करने वाला है, यानी एक्सटेंशन भी डाल दो 3 साल में। कब एक्सटेंशन डालो इस 3 साल में? इफ द शेर खान इज सर्टन, तो जहां सर्टन था वहां डाली थी एक्सटेंशन, जहां सर्टन नहीं था वहां एक्सटेंशन नहीं डाली थी। तो ये तो पहले बुलेट की एग्जांपल हो गई, और सिनेरियो 1 लिख के इधर हमने लिख लिया 5 साल। अब कौन से बुलेट की तरफ मूव करें? दूसरे। पहले बुलेट के आगे नोट कर लें, सिनेरियो 1 3+2, और 3+2 को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच अ लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट, वो कितना था पहले सिनेरियो में? 3। येलो वाली लाइन ये 3 हो गया। टुगेदर विद, इसके साथ डालो एक और अरसा, टुगेदर विद बोथ, दो एक चीज और डालो। नीचे वाला बुलेट देखते हैं, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंशन भी डालो, इधर ऊपर देखें एक्सटेंशन भी डालो, अगर लेसी को यकीन है कि ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज करनी है, तो इसको भी डाल दो। अगला पढ़ें। अच्छा जी, द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच अ लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ द लेसी इज सर्टन, अगर तुम टर्मिनेट नहीं करना तो डालो एक्स्ट्रा अरसे को। इंग्लिश थोड़ा सा समझिएगा, अगर तुमने टर्मिनेट, थोड़ा सा इंग्लिश कंफ्यूजिंग है इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट आपके चाहिए होंगे मुझे। अगर तुमने टर्मिनेट नहीं करना एक्स्ट्रा वाला अरसा तो डाल दो लीज में। अगर तुमने टर्मिनेट करना फिर तो नहीं डालोगे ना। अगर तुमने टर्मिनेट, अच्छा जो लीज के इसमें आए, वो जो सिनेरियो कौन सा था? सिनेरियो 4 में आए। 4 के आगे इंग्लिश पढ़ें, 4 के आगे इंग्लिश पढ़ें, फिर आप रिलैक्स होंगे। वरना ये थोड़ी सी ऐसी अंग्रेजी की मार है तो वो कंफ्यूज ना कर दे। कॉन्सेप्टली तो समझ आ गया ना पांचों सिनेरियो। तो पेज नंबर 150, किधर चला गया? 153। इसको यहां से देखें, सिनेरियो 4, प्लीज कितने साल की है? ड्यूरिंग विच 7 years इज, इधर आए,
द नॉन कैंसिलेबल पीरियड बताएं कितना है। सिनेरियो 4 कर रहे हैं ना, नॉन कैंसिलेबल पीरियड बोले 7, टुगेदर विद इसमें डालो क्या, वो वाला अरसा भी 7 में डालो, यानी 3 साल, और इस 7 में 3 साल भी डालो कब, वेन शेर खान आपको कह दे कि मैं इंशाल्लाह टर्मिनेट नहीं करूंगा, तो फिर नॉन कैंसिलेबल तो है ही लीज टर्म, उसमें वो भी डाल दो अरसा जिसमें वो कह रहा है मैं टर्मिनेट नहीं करूंगा। तो बता दें क्या 2008, 9, 10 में ये टर्मिनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहा। अब नॉन कैंसिलेबल इसका कितने, अच्छा इसमें आपने मजे की बात नोट की है, इसमें टोटल उसने 10 दिया था, पहले उल्टे तरीके से चला सवाल बनाते हुए भी, टोटल उसने कितना दिया, टोटल के अंदर उसने कहा 7 क्या है नॉन कैंसिलेबल, और 7 के बाद 3 क्या है, अगर लेसी कह दे मैं कैंसिल नहीं कराऊंगा तो फिर 7 जमा 3 कर लें, इस तरह चल रहा है। दोबारा सोचें, टोटल नॉन कैंसिलेबल 7, लेकिन टोटल लीज 10, उसमें नॉन कैंसिलेबल 7, उसमें नॉन कैंसिलेबल 7, कैंसिलेबल 3। अब स्टैंडर्ड की ओखी सी डेफिनेशन, कहते हैं नॉन कैंसिलेबल तो लीज है ही है, वो कितने हो गए 10 में से 7, मसला कितना रह गया, 3 को टुगेदर कर दो 7 के, यानी कि 7 के साथ मिला दो 3 को, कब कब कब, जब वो कहे मैंने टर्मिनेट, तो जब वो कह रहे हैं ना मैंने टर्मिनेट नहीं करवाना, तो आप 3 साल को बीच में डाल दो। तो थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्चुअली अल्लाह का शुक्र आपको पेपर में मसला नहीं होगा। अच्छा अब आप पेज नंबर 1 पे आए, पेज नंबर 1 पे पहला पेज, जी भाईजान, लीज स्टार्ट होते ही एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछा करेंगे, यानी मिसाल दे रहा हूं, लीज जैसे ही किसी बंदे ने कहा ना कि मैंने लीज एग्रीमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, जैसे ही किसी ने कहा ना मैंने लीज एग्रीमेंट किया है, तो लीज स्टार्ट होते ही लीज में आप एक क्वेश्चन पूछा करेंगे कि आप कहेंगे लीज अकाउंटिंग तो दूर की बात है, पहले बता दो ये लीज भी है या नहीं, लीज की अकाउंटिंग तो दूर की बात है, पहले ये बता दो ये लीज भी है या नहीं है, फिर अगला सवाल है कि लीज की अकाउंटिंग जो है वो कैसे करनी है, ये अगला सवाल है, लीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अच्छा एक मिसाल आपको देने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं, आप कहेंगे ये क्लास बोल रहे हैं एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं, मिसाल दूंगा समझ आ जाएगा। कॉलेज वाले, क्रिश्चियन कॉलेज वाले एक बस सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं यार हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ना पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दें, ये कम से कम आई कैप के पेपरों के दिन जो है वो उनको कॉलेज से वहां तक या कुछ भी इनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दें। तो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस न्यू खान वालों से ये बात हुई कि भाईजान आप 5 साल की ना लीज कर लें हमारे साथ, 5 साल के लिए हमें लीज के ऊपर जो है वो बस दे दें आप, या 5 साल के लिए लीज पे हमें वैगन दे दें। मैंने क्या कहा, लीज शुरू होते ही सवाल पूछें कि लीज का लफ्ज लीज है या धोखा है, इज इट ए लीज और नॉट। अब एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ था कि भाईजान हम आपको जो है वो 413 नंबर बस देने लगे हैं हमने, लेकिन अगर हमारा दिल चाहा तो 415 बस भी दे देंगे, और फिर 2-3 महीने बाद अगर 415 बस की हमें कोई और यूजेज महसूस हुई तो आपको वो जो पीछे खड़ी है ना 420 बस, तो वो वाली आपको दे देंगे ना, ये तो 530 नंबर बस है वो आप ले जाइएगा। तो अब आप मुझे बता दें ये एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं। अब लेसी ने क्या लीज पे लिया है, कौन सी बस, लेसर ने तो गेम अपने हाथ में रखी हुई है, क्या डू लेसर हैज चेंज करने का राइट, क्या लेसर बस चेंज करके आपको दे सकते हैं क्या, ये गाड़ी और मशीनों की तरह की लीज नहीं है, गाड़ी तो आपको दे दी तो दे दी, बैंक ने 5 साल के लिए रोजाना कहां चेंज करनी होंगे, इसी तरह आपके जहन में जो लीज की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, मशीन दे दी तो दे दी, वो कहां 5 साल बाद चेंज करनी होगी। तो अब मोहतरम मेरा आपसे सवाल यह है कि इज इट ए लीज और नॉट, इट इज बोले नॉट अ लीज, ये लीज नहीं है। लेकिन अभी कुछ नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, इसके ऊपर हमारी पूरी डिटेल से एक क्लास होगी। अगर एसेट ही ना लेसी को पता चल रहा हो कौन सा वाला है मुझे लीज पे दिया, लेकिन मिल रहा हो लेसर की तरफ से बार बार, लेसर को जब भी फोन करता हो यार ये बस अब आपकी नहीं, मुझे फलानी बस भेज दें, ये कर दें वो कर दें, तो ऐसी सूरत के अंदर हम कहेंगे लीज तो लीज ही
तो इसकी लीज वाली काउंटिंग में नहीं होगी, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, बस जो किराया दे रहे होंगे वो रेंट एक्सपेंस में डाली जाएंगे, जो किराया दे रहे होंगे वो रेंट, लीज की काउंटिंग नहीं होगी इसकी। ओके अच्छा, अब स्टैंडर्ड में ये दो डेफिनेशंस हैं, एक है इंसेप्शन डेट और एक है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट का मतलब है, इंसेप्शन डेट का मतलब है निकाह और कमेंसमेंट डेट का मतलब है रुखसती। ये इन दोनों में फर्क है। इंसेप्शन डेट और कई दफा निकाह हो जाता है रुखसती 2 महीने 3 महीने बाद हो रही होती है, तो इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट। अच्छा जी, कमेंसमेंट डेट जरा पढ़ें पहले। द डेट ऑन विच लेसर मेक्स एसेट, जिस दिन आपने दुल्हन को रुखसत कर दिया, तो द डेट ऑन विच लेसर मेक्स द अंडरलाइंग एसेट, कोई नहीं होता अंडरलाइंग, थल्ले नहीं पे होता, अंडरलाइंग से मुराद होता है जिस एसेट की बात हो रही है। द डेट ऑन विच अ लेसर मेक्स एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी, जिस दिन लेसर कहे मोहतरम ये ले जाएं आप, ये ले जाएं आप, ये एसेट है, इसको मैं रुखसत कर रहा हूं, ये एसेट मैं रुखसत कर रहा हूं, इस दिन से आप एसेट को यूज करना शुरू कर देंगे। तो द डेट ऑन विच लेसर मेक्स एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी इज कॉल्ड एज, अब तो हमारा कीबोर्ड है, इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट डेट। क्लियर हो गया? ये कौन सी डेट होगी? कमेंसमेंट डेट की। अच्छा, अब रुखसती से पहले क्या होगा? निकाह होगा। इट विल बी कॉल्ड एज इंसेप्शन डेट, इट विल बी कॉल्ड एज इंसेप्शन डेट। मिसाल के तौर पे the earlier of the date of lease agreement and the date of commitment by parties to the principal terms and conditions। मिसाल लिखें, मिसाल इसी पे लिख लेते हैं ताकि आपको ये डेट्स आइडेंटिफाइड हो और आपने मुझे इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट बतानी है। ऑन 22 जनवरी ये तय हुआ कि बानो का निकाह असलम से तय पाया है। 22 दिसंबर मुबारक छवारे, ऑन 22 दिसंबर 2010, ऑन 22 दिसंबर 2010 लेसर मेड फॉलोइंग agreement, lease is for 5 years with rental of, आपके लिए 1 लाख ओनली, ठीक है। The terms were orally agreed on 20 दिसंबर। एसेट इज मेड अवेलेबल, ले जाओ एसेट को, रुखसती हो गई। एसेट इज मेड अवेलेबल ऑन 1 जनवरी 2011। चलें जी जल्दी करें, इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट जल्दी मुझे बता दें। सवाल नोट करें यार, जल्दी सवाल नोट करें, सवाल नोट करें। ये खब्बी साइड पे किताब की जगह खाली है। और भाई निकाह से पहले आके जबानी कलामी घर वालों की मुलाकात भी तो होती है ना पहले। ओके जी भाईजान, मौलवी साहब किस दिन आए थे? 22 दिसंबर। छा गए यार आप लोग, लेवल मिसाल की तय तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी किस दिन सजी थी? 1 जनवरी। गाड़ी पे फूल किस दिन लगे थे? 1 जनवरी को। और घर वालों की आपस में गपशप कब हुई थी? 20 दिसंबर को। ओके वापस आ जाइए, लीज पढ़ें। अच्छा, एक कौन सी डेट है भाईजान? इंसेप्शन डेट, और दूसरी कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होंगी। इंसेप्शन डेट पे ना स्टैंडर्ड बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचा, एक उसने कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया, अर्लियर ऑफ क्या क्या, जरा मुझे बता दें। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ कमिटमेंट, जिसे बातें होते कहते हैं। डेट ऑफ एग्रीमेंट बता दें 22 दिसंबर।
तो और दूसरी कौन सी लिखी है उसने? डेट ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट इसको मंगनी भी कह सकते हैं आप, कमिट हो गया, डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ कमिटमेंट 20 दिसंबर। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, स्टैंडर्ड बनाने वाले की जो मर्जी लॉजिक है हमारी तरफ से फारग हो लॉजिक, हमें रूल ये पता होना चाहिए कि ज़बानी कलामी जब बात हो जाए लेसर लेसी की और ज़बानी कलामी के बाद तहरीरी शक्ल में आ जाए, इन दोनों में से जो पहले होता है उसको लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? कौन सी रेट है? कौन सी रेट है? इंसेप्शन डेट। तो मुझे बता दें इंसेप्शन डेट अब इन दोनों में से क्या बनेगी? 20 दिसंबर को मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं। अब माशाल्लाह इंतजार करना पड़ेगा आपको 10 दिन, क्योंकि रुखसती की डेट क्या तय हुई है? 1 जनवरी 11। तो 1 जनवरी 11 को जिंदगी के अंदर अब एक नया मोड़ शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 11 को, जिसमें आपके अंदर सब्र होना चाहिए, सब्र का वादा होना चाहिए, क्योंकि अब आपके साथ बहुत से लोग कनेक्टेड होंगे। ये जो आजकल ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं ना घरों में, तो सब्र होना चाहिए जिंदगी में, बस सब्र रखिएगा, सब्र होना चाहिए आपके। कड़वी कसेली किसी की सुनना, जवाब नहीं देना होता। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है? तो 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 11 कौन सी डेट होगी जी? कमेंसमेंट, क्योंकि शादी एक ही साइड आपको बताई जा रही होती है ना, एक दूसरी साइड भी पूरी होती है। तो 1 जनवरी 11 कमेंसमेंट डेट हो गई, ठीक है जी। वैसे मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, सब्र जो है ना इंसान को पता नहीं कहां से कहां तक ले जाता है, और ये सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन लोग कहते हैं ये थोड़ा सा मीठा ना दुनिया में भी मिल जाए, कई दफा नहीं मिलता, काफी अरसा बर्दाश्त करते। अच्छा, अब जी कमेंसमेंट डेट बोले 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 1 जनवरी 11। अब आप ये बता दें इंसेप्शन डेट की क्या डेफिनेशन है? द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस। अब क्लास के बाद किसी ने आना है घर जाके ज्यादा सोचना है, उसने कहना है हमेशा डेट ऑफ कमिटमेंट ही पहले हुआ करेगी। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, डेट ऑफ कमिटमेंट ही हमेशा पहले हुआ करेगी। पहले ज़बानी कलामी बातें होंगी, बाद में तहरीरी शक्ल दी जाती है, तो हमेशा डेट ऑफ कमिटमेंट ही ऑब्वियसली पहले होगी। लेकिन अगर पेपर में कोई ऐसी खुदा ना खासा डेट्स डिफरेंट देते तो दोनों में से कौन सी लेनी है? अर्लियर। और ये डेट होती है ऑन विच द लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय। नोट फॉर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टार्ट ऑन दिस डेट। अकाउंटिंग किस दिन शुरू करनी है? जनरल एंट्रीज, जिस दिन से रुखसती के बाद से, किस दिन से? रुखसती के बाद से, कमेंसमेंट डेट के बाद से जनरल एंट्रीज करनी है, आपने शुरू करनी है, ठीक है? ओके, इसके बाद इसका ये क्या नोट है? ये क्या नोट है? फिर इंसेप्शन डेट का क्या फायदा है? अगर आपने जनरल एंट्रीज किस दिन शुरू करनी है? कमेंसमेंट डेट को, तो फिर इंसेप्शन डेट का क्या फायदा है? इट इज आइडेंटिफाइड एट दिस डेट whether the contract contains a lease or not। और लीज की कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी छोड़ें। इस दिन ये डिसाइड होता है कि लीज, निकाह भी सही मौलवी साहब ने पढ़ाया या नहीं? इट इज डिसाइडेड दैट इट इज ए लीज और नॉट। उस दिन ये डिसाइड होता है कि लीज भी है या नहीं। तो बता दें जी, अब इन दोनों डेफिनेशंस को याद करना और रट्टा रुटा मारना मकसूद नहीं, इनकी सिग्निफिकेंस बताएं। इंसेप्शन डेट पे क्या डिसाइड होता है? लीज भी है या नहीं है। और कमेंसमेंट डेट पे क्या डिसाइड होता है कि अगर लीज बन गई है तो फिर इसमें से क्या शुरू होंगी? इसकी अकाउंटिंग शुरू होगी। तो अकाउंटिंग शुरू होगी कमेंसमेंट डेट से, और डिसाइड किस दिन होगा ये लीज भी है या नहीं। और आज जाते जाते एक बात याद रख लें जो मैंने किताब से कहीं नहीं पढ़ाई, आने वाले दिनों में बार बार करनी है। लीज क्यों नहीं थी? ये जो न्यू खान वाली मिसाल में थी, एसेट आइडेंटिफाई हो रहा था या नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा था? अब आपका होमवर्क है प्रैक्टिस का, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बताता हूं। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 69। इसमें ना अनलकीली पॉइंट के बाद 49 लगा हुआ है, तो सोल्यूशन में भी बार बार पॉइंट के बाद 49 लगा हुआ है। तो अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा उसमें, वरना सोल्यूशन बड़ा लेंथी हो जाएगा। बहरहाल ये आपने करना है। इसमें एक छोटी सी चीज और करनी है आपने। चलें अभी किताबें बंद कर ली हैं, कोई मसला नहीं। इसमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने, जनरल एंट्रीज करनी है। एडवांस का सवाल है, रिवीजन जरूरी है। जनरल एंट्रीज करनी है क्योंकि आगे फिर हमारे मिड ऑफ ईयर के और सेमी एनुअल टाइप शुरू हो जाने हैं, तो इसको अभी भी साथ साथ फारिग करें। और नोट बनाने, क्या रह गया? एंट्रीज भी होगी, नोट भी हो गया, क्या रह गया? बैलेंस शीट, P&L रहने दें। बैलेंस शीट किस साल का? 2010 का और 11 का। ये याद से बना के आना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।